तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें और बड़ी खबर यही है कि अब से ठीक आधे घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, कई हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि बंगाल की जो मुख्य पार्टियां हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। यह जानने के लिए मैं अपने सहयोगी अखिलेश का रुख करती हूं। जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार सत्ता की दावेदार हो गई है, पूरे देश में पश्चिम बंगाल चुनाव की बहुत चर्चा है। तो आइए अलग अलग दलों के लिए क्या चुनौतियां हैं ये हम आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं। बीजेपी के सामने पश्चिम बंगाल में क्या चुनौती है? ममता बनर्जी के बराबर किसी नेता का ना होना। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का कौन सा चेहरा होगा, यह एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं, ऐसे में यह एक बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने होगा। टीएमसी के एकजुट वोटर में सेंध लगाना यह एक बड़ी चुनौती होगी कि जो एकजुट वोटर हैं टीएमसी के, उसमें आप कैसे सेंध लगाएंगे। विरोधी नेताओं के शामिल होने से पार्टी में नाराजगी है, यानी बीजेपी में जिस तरीके से खासतौर पर टीएमसी के कई नेता पिछले दिनों में आए, उससे उनके पुराने नेता नाराज हैं। दक्षिण बंगाल की 167 सीटों पर कमजोरी है बीजेपी की। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में। यह तो हमने आपको बताया बीजेपी के लिहाज से। अब अगर हम टीएमसी की बात कर लें तो टीएमसी के सामने आने वाले दिनों में क्या क्या चुनौतियां हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में। बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, जिस तरीके से दनादन एक के बाद एक कई बड़े नेता चले गए बीजेपी में, यह एक बड़ी चुनौती है टीएमसी के लिए। इसके अलावा परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, ममता बनर्जी के परिवार पर, अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर, साली पर जो आरोप लगे, एक बड़ी चुनौती है। एंटी इनकम्बेंसी से भी टीएमसी को पार पाना होगा। 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद यह एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है, यह एक अहम बात है। इन सब के अलावा मुस्लिम वोटरों में सेंध, इससे आखिर कैसे पार पाएगी टीएमसी, जिसे अपना वोट बैंक मानती रही अब तक। इस बार सेंध की स्थिति है वहां पर। यही नहीं, तुष्टीकरण के आरोपों से भी ममता बनर्जी को निपटना होगा। बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं कि अपीजमेंट करती हैं दीदी, तो इस आरोप से भी उन्हें निपटना होगा। अब अगर हम कांग्रेस के लिहाज से बात कर लें तो देखिए कांग्रेस के लिए क्या क्या चुनौती है पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? परंपरागत वोटर्स का भरोसा पाना, यानी जो ट्रेडिशनली जुड़े रहे कांग्रेस के साथ, उनका भरोसा कैसे फिर से बहाल करे कांग्रेस। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है तो उत्साह भरना यह एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, वो ये कि ममता के खिलाफ कोई बड़ा चेहरा नहीं है, यानी किसे जनता चुने कांग्रेस में से, ये एक सवाल है। मुकाबले में गठबंधन को लाना यह भी एक बड़ी चुनौती है। जी हां, कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती। इन सब के अलावा सीट बंटवारे पर गठबंधन एक रखना, यह आने वाले दिनों में एक ऐसी चीज है जिससे कांग्रेस को दो चार होना पड़ेगा। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए साबित होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए क्या क्या चुनौती पश्चिम बंगाल के चुनाव में होनी है। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह विज्ञान भवन के बाहर से जुड़ रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीतर मौजूद रहेंगे अंकित गुप्ता। पल पल का अपडेट सबसे पहले हम एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी दफ्तर से नीरज पांडे मेरे सहयोगी, कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती और मनोज्ञा लोईवाल, स्टूडियो में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग मौजूद हैं। तो सभी मेहमानों से, सभी रिपोर्टर्स से हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आधे घंटे का समय बचा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूं। अंकित, तैयारी पूरी हो गई है? क्या नजारा वहां पर? अंकित की आवाज विज्ञान भवन में जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बीच में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा बैठेंगे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वहीं उसके अलावा सुशील चंद्रा और राजीव अरोड़ा जो कि चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ में वो बैठेंगे। तो फिलहाल यहां तैयारी पूरी है। लेकिन शोभना, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो यहां पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो वैसे 5 राज्यों में हो रहा है, 4 राज्य और एक जो केंद्र शासित प्रदेश में, तो आसाम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। लेकिन जो 5वां राज्य पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है वो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में भी है, सुर्खियों में भी है और समझा
समझा भी जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से तृणमूल और बीजेपी की जिस तरीके से सीधी लड़ाई की बात हो रही है, तो तैयारियां पूरी हैं। अगले करीबन 25 मिनट में वो तारीखें सामने आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप देख सकते हैं अंकित गुप्ता उस हॉल में मौजूद है जहां पर अब से 25 मिनट बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है। तो सबसे पहला अपडेट हम एबीपी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। अब मैं मनोज्ञा का रुख कर लेती हूं। मनोज्ञा, पश्चिम बंगाल, जैसा कि अंकित भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी वहीं के चुनावों में लोगों को होगी, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन चुनौती चुनाव आयोग के सामने यही होगी कि शांतिपूर्ण चुनाव यहां कराया जाए। तो 6 से 8 चरण, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार हो सकता है थोड़ा ज्यादा अंतर भी हो, क्योंकि 1 महीने के अंदर पूरे चुनाव करा देने पड़ेंगे। दरअसल 14 अप्रैल के आसपास पहला बैसाख है, जो एक त्योहार है, उसके आसपास चुनाव आयोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि असम में बिहू होगा और बंगाल में उस समय आपकी पूजा पाठ और नए वर्ष की शुरुआत होती है। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है इस दौरान, क्योंकि 4 मई से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए 1 मई के अंदर पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देना होगा। हालांकि पिछली बार 13 मई 23 मई इस तरह से रिजल्ट्स आए हैं पिछली 2 बार, लेकिन इस बार और जल्दी किया जाएगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण, जो लड़ाई है इस बार राजनीतिक हिंसा कई गुना ज्यादा है, उसका एक कारण यह भी है कि जो आपको चीजें दिखती हैं वो पहले मीडिया, सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था जितना इस बार है। और ये पहला मौका होगा जब केंद्र बनाम राज्य सरकार सीधी टक्कर है बीजेपी बनाम टीएमसी के तौर पर। बिल्कुल मनोज्ञा, आप नजर बना के रखिए और हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि 20 से 22 मिनट का समय बचा है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में। नीरज पांडे, जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर है, मैं उनका रुख करूंगी। नीरज पांडे, इन 5 राज्यों में से सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है और सत्ता बचाना सिर्फ वहीं पे सबसे बड़ी चुनौती है, और पश्चिम बंगाल में तो सभी जानते हैं कि दिलचस्प मुकाबला इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच। जी बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि सरकार उनकी असम में ज़रूर है और लगभग जो अभी तक सर्वे आ रहे हैं उसमें असम में उनकी सरकार बचती भी दिख रही है। लेकिन जो सबसे अहम है वो पश्चिम बंगाल में है। अगर आपने अपनी स्क्रीन पे जो हम लोग का फिगर दिखा रहे हैं कि सबसे ऊपर 211 के साथ टीएमसी है और सबसे नीचे यानी कि चौथे नंबर पर 3 सीटों के साथ बीजेपी है। लेकिन ये जो असली जो लड़ाई है वो 3 और 211 के बीच में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उस पहले पायदान में पहुंचने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है और टीएमसी उसको वहीं रोकना चाहती है। तो सबसे जो दिलचस्प है वो पश्चिम बंगाल है। असम तो निश्चित रूप में उनकी सरकार, जो सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच रही है, लेकिन बंगाल में भी जो फिगर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा का आंकड़ा पा रही है अभी तक के जो सर्वे में है। लेकिन जो 2 और चुनाव हैं, खासकर तमिलनाडु और केरल, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने की उम्मीद है उनको। और इसीलिए आप देखिए कि चाहे पुदुचेरी हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, यहां पे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल पूरी ताकत बीजेपी ने अपनी झोंकी हुई है और यही बीजेपी की शायद तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में कि चाहे निकाय चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ बीजेपी उतरती है। और टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, वेस्ट बंगाल में ये मुकाबला बहुत कड़ा है। 2016 के चुनावों में टीएमसी को जो सीटें मिली थी वो 211 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। आदर्श झा मुझे दिख रहे हैं, आदर्श हमें समझाएंगे कि लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर हम देखें तो विधानसभा में क्या स्थिति पैदा होती है। आदर्श जी शोभना, बहुत दिलचस्प है ये आंकड़े जरूर हमारे दर्शकों को देखने चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके हिसाब से अगर हम देखें कि कितनी लोकसभा सीटें किस पार्टी के पास है और उसको विधानसभा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या कुछ तस्वीर दिखती है, जरा इसको देख लीजिए। ये देखिए 294 सीटें हैं, बहुमत 148 का है। लेकिन हम क्योंकि 2019 में जो लोकसभा की सीटें जिस तरीके से बटी थी, जो अलग अलग पार्टियों ने जीती थी, उसके आधार पर इनको बांट रहे हैं विधानसभाओं के हिसाब से, तो टीएमसी के खाते में 164 जाते दिखती है, बीजेपी को 121 और कांग्रेस को 9 पर बढ़त दिखती है। आपको बता दें कि 2019 में जिस तरीके से बीजेपी ने सेंधमारी की थी लोकसभा सीटों में, वो टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती थी। अब बीजेपी उसी के दम पर यह उम्मीद कर रही है कि विधानसभा में भी वो उसी को कन्वर्ट कर लेकर जाएगी और इसीलिए यही चुनौती टीएमसी के सामने सीधे तौर पर दिखाई देती है। शोभना बिल्कुल ठीक है। दिबांग, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आदर्श, आपने आंकड़ा जो है वो लोकसभा सीटों के अनुरूप दिखाया, तो 121 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिबांग, बीजेपी का ये तो मानना पड़ेगा कि अब ये एक तरफा टीएमसी नहीं है, बीजेपी डटकर मुकाबला कर रही है और टक्कर भी बहुत सख्त और दिलचस्प मुकाबला।
बहुत दिलचस्प मुकाबला और बहुत ज़रूरी मुकाबला अगर आप बीजेपी के तरफ से देखें, क्योंकि ये वो राज्य है जहां बीजेपी को लगता है कि वो यहाँ सीटें निकाल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। और अगर आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में देखें तो बीजेपी को 40% वोट मिले और टीएमसी को 43%, केवल 3% वोट ज़्यादा। हालांकि उनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव होते हैं और ये सही भी है, वहाँ स्थिति बदलती है, लेकिन बीजेपी को ये लग रहा है कि जो सीटें उनको कम पड़ेंगी उत्तर भारत में, मैं 24 के चुनाव की बात कर रहा हूँ यहाँ, वो सीटें वो जो बटोरेंगे उनमें पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य हो सकता है। लोकसभा में उन्होंने करके दिखाया, उनको लगता है कि ये आंकड़ा और सुधर सकता है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प चुनाव। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कल ममता बनर्जी जब स्कूटर पे निकली तो नारा लगा बांग्लादेश एनर्जी ममता बनर्जी। तो इस तरह के नारे, जिस तरह से गली गली में लड़ाई हो रही है, वो वहां देखने में आ रही है, क्योंकि बीजेपी जहां माहिर है चुनाव लड़ने में, चुनाव लड़वाने में, वहीं ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट की तरह से पस्त नहीं है। वो भी बिल्कुल ये समझ रही हैं कि किसी तरह से यहां मुझे सत्ता छोड़नी नहीं है। तो जिस तरह की पैंतरेबाजियां, अटैक जो हो रही है, बिल्कुल शतरंज की बाजी, बहुत मजे हुए खिलाड़ी खेल रहे हो, कुछ वैसा आप यहाँ पर रस ले सकते हैं। बिल्कुल देवांग, बड़ी बात कह रहे हैं। और अब मैं कुंतल चक्रवर्ती, जो कि कोलकाता से मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं। कुंतल, 2016 के विधानसभा में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। अब बीजेपी का ये दावा है कि 200 पार। आप तो वहां फील्ड में मौजूद हैं, क्या स्थिति? देखिए, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जो है वो ये दावा कर रही है कि 200 से ज़्यादा सीट जीत सकती है। हालांकि अभी भी दोनों ही पार्टी, मुझे लगता है कि टेंशन में ज़रूर है कि ज़मीनी स्तर पर क्या होगा, लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वोटर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बड़ी रोल प्ले करने जा रही है जो महागठबंधन है, यानी कि कांग्रेस, सीपीएम और इंडियन सेक्युलर फ्रंट। आज ही इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी है, उन्होंने घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया है कि वो 30 सीटें, सीपीएम के शेयर के 30 सीटें उनको मिलने वाला है। और अब कांग्रेस कितना सीटें अपने शेयर से उनको देने वाला है, ये भी देखना होगा। तो मान लीजिए 45 से 50 सीटों पर अगर इंडियन सेक्युलर फ्रंट यहाँ लड़ाई करती है तो ये बहुत ही एक डिसाइसिव रोल इस बार बंगाल में प्ले कर सकती है। वजह ये है 30% मुस्लिम वोट, और 30% जो मुस्लिम वोटर्स है उसमें से 94% जो है वो बांग्ला में बात करते हैं। और बांग्ला में बात करते हैं जो मुस्लिम वोटर्स, उन पर अब्बास सिद्दीकी का प्रभाव काफी ज्यादा है। तो इसीलिए इस बार इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो है इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में किंग मेकर का रोल प्ले कर सकती है। अब देखना यह है कितने सीटों पर आखिरकार वो चुनाव लड़ती है, लेकिन उम्मीद यह है कि 45 से 50 सीटों पर लड़ने वाली है। उसमें से एक सीट होगा नंदीग्राम, जो कि सबसे बड़े सीटों में से इस बार माना जा रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुद लड़ने जा रही है चुनाव में। ठीक है, मनोज्ञा भी क्योंकि कोलकाता से जुड़ी हुई है, मनोज्ञा से मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए मनोज्ञा 43 साल लगभग हो गए हैं, कांग्रेस सत्ता से बाहर है और इस बार भी जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो सीधा सीधा बीजेपी और टीएमसी के बीच दिखाई दे रहा है। आईएसएफ की भी एंट्री है, लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ, आप क्या जमीन देख रही हैं? कांग्रेस क्या बिल्कुल सुपड़ा साफ? बड़ी दिलचस्प मुकाबला है कि बैसाखी का सहारा भी लिया और बेसहारा भी रह गए, कुछ ऐसा ही हाल है। सीपीआईएम और कांग्रेस का जो आपस में हाथ जोड़कर, हाथ एक दूसरे का थाम कर आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन 2016 में जो सुपड़ा साफ हुआ था लेफ्ट और कांग्रेस का, और ममता बनर्जी सीधे सत्ता में 200 प्लस सीटों से आ गई थी, कुछ ऐसा इस बार होना संभव दिख रहा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है जो हम लोग भूल जाते हैं, वो ये कि माइनॉरिटी वोट बैंक सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण की वजह से और एक टीना यानी कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव की वजह से चल रहा था। इस बार उनके पास ऑल्टरनेटिव है, यानी कि 30% के पास अगर 3 ऑप्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही के साथ जाएं या किसी एक ही पार्टी के साथ जाएं। और अगर ऐसा होता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि 294 सीटों में से वो 60 सीटों पर अगर उम्मीदवार भी देंगे तो उनके लिए वहां पर हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए, इतना बुरा हाल हो सकता है। लेकिन बाकी 220 पर टक्कर बड़ी तेज होगी। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, और आप क्योंकि बहुत करीब से नजर भी बनाए हुई हैं तो आंकड़े बहुत अच्छी तरह समझा भी रही हैं। आशीष कुमार सिंह विज्ञान भवन के बाहर से मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव कराना है, कितने चरण में वहां पर चुनाव कराया जा सकता है, क्या जानकारी आपके पास, सूत्र आपके क्या बता रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में तो जहां तक हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है 6 से 7 चरणों में वहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं, और असम में संभव है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा तमिलनाडु में जहां तक मेरी जानकारी है 1 चरण में,
और पुडुचेरी में 1 में, केरल में 1 में। तो पश्चिम बंगाल में मैं फिर से दोहरा दूं 6 से 7 और केरल में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है, जहां तक हमें सूत्रों से जानकारी है। लेकिन औपचारिक तौर पर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 15 मिनट में चुनाव आयोग ऐलान कर देगा औपचारिक तौर पर। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आप डिस्कशन कर रही हैं, बहुत कीनली कॉन्टेस्ट किया जाना है वेस्ट बंगाल में। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक पर्सपेक्टिव और देना चाहूंगा कि आप देखें, यही वजह है जिसका जिक्र मनोज्ञा और नीरज भी कर रहे थे कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, केरल में अपनी एग्जिस्टिंग सरकार को बचाने के लिए पूरी एनर्जी झोंक रखी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।